वर्ल्ड रोज डे पर लोग कैंसर रोगियों और उनके देखभाल करने वालों को गुलाब, कार्ड और उपहार देते हैं, जो इस कठिन यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से होती है, और वर्ल्ड रोज डे जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे चिप्स के डाउन होने पर रोगियों को आगे बढ़ने के लिए आंतरिक शक्ति और प्रेरणा देते हैं। तो आइए इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया से हमारे इस खास पेशकश में। सर नमस्कार। रोज डे यह कैंसर पेशेंट को समर्पित एक दिन है। यह दिन मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है? हर साल 22 सितंबर रोज डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य एक कैंसर मरीज के बारे में है, जो कि मलिंडा रोज कनाडा की पेशेंट थी, जिसकी याद में मनाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि कैंसर पेशेंट के बारे में अवेयरनेस करे, जागरूकता लाए, कैंसर के बारे में जो भ्रांतियाँ है, दैट इज मिथ्स अबाउट द कैंसर, उसको क्लियर करे और एक पॉजिटिव थॉट समाज में दे। सर, अगर हम कैंसर की बात करें तो मुख्यतः एक मेडिकल टर्म के अनुसार कैंसर क्या होता है? देखिए, कैसा है कि हर बार पेशेंट को ये मिथ्या रहती है कि कैंसर कोई इन्फेक्शन है या बाहर से कुछ आता है। ऐसा नहीं है। कैंसर आपके शरीर के ही सेल्स है जो आपके शरीर के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और अबनॉर्मली मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जिसका कि रोकथाम नहीं हो पाता है। और इसका जो मेन कारण है ये जेनेटिक लेवल पे होता है और डीएनए लेवल पे होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण डीएनए डैमेज हो जाता है और वो नॉर्मल अपने जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के बाहर निकल जाता है, जिसके कारण इसके अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, अबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, अबनॉर्मल स्प्रेड होता है। तो ये एक प्रकार का आपके शरीर के सेल्स है जो आपके शरीर के कंट्रोल के बाहर है। सर, क्या कारण होता है जनरली कैंसर होने का? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, कुछ प्रूवन है, कुछ अनप्रूवन है। पर आप देखेंगे कि कारण के ऐसे दो मेन कारण बताते हैं। एक तो होता है हैबिट्स, दूसरा आता है कि लाइफस्टाइल। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमन कारण है ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है। तो मोस्ट कॉमन जो कारण हम देखने मिलते हैं जो है टोबैको, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई फैट के सेवन करना या लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, और भी कुछ कारण है। कभी कभी आप इन्फेक्शन के कारण भी काफ़ी होते हैं, जैसे हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है या ई कोलाई इन्फेक्शन है, जिसके कारण हिपेटाइटिस से लीवर का कैंसर, ई कोलाई से जो होता है स्टमक का कैंसर होता है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जिससे सर्वाइकल कैंसर से, ओरल कैंसर से। तो दैट मीन्स viruses also causes cancer, not all viruses. तो इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द कैंसर। और अभी जो कैंसर में जो इतनी ग्रोथ और इतनी बढ़ोतरी हम देखने को मिल रही है, इसमें और बहुत सारे कारण है। दैट इज एनवायरमेंट टू बी ब्लेम। जो एनवायरमेंट का भी एक रोल है इसमें। आप देखेंगे कि इतना पोल्यूशन है, इतना स्मोक हो रहा है, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज है, जो कि बहुत ही डरावनी चीज़ है जो हमारे देश में देखने मिल रही है। आप देखोगे कि दूध में भी मिलावट है, सब्जियों में भी मिलावट है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में ये नुकसान कर रहा है और इसका परिणाम हम अब देख रहे हैं। और इसका हमको परिणाम लास्ट 15 सालों में आप देखोगे कि कैंसर बढ़ ही रहा है और इसका मात्रा बढ़ ही रही है। तो इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है। सर, निदान संबंध में अगर हम बात करें तो कैंसर कैसे डायग्नोज होता है? देखिए, कैसा होता है, इस डायग्नोसिस के पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि कई बार ना कैंसर के बारे में काफ़ी मिथ्या होती है और ये मिथ्या डायग्नोसिस में काफ़ी डिले करती है हमारे पेशेंट्स में। और सबसे डेंजरस मिथ्या जो लोगों में है वो है कि कैंसर को छेड़ना नहीं, बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। तो मैं आपके चैनल के मार्फत सबको बोलना चाहूँगा कि बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है और ये जाँच के लिए सर्व महत्वपूर्ण चीज़ बायोप्सी होती है। इसका उदाहरण दूंगा, अगर आपके गले में एक गांठ है और अगर हम बायोप्सी नहीं करते और उसको कैंसर बोल देते हैं तो हम कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये गांठ इन्फेक्शन की भी हो सकती है, टीबी की भी हो सकती है और कैंसर की भी हो सकती है। तो जब तक हम इसकी बायोप्सी नहीं करते या इसका टिश्यू की डायग्नोसिस नहीं करते, कैंसर बोलना असंभव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैंसर की होती है कि हमें पहले तो डायग्नोसिस करना होता है, दूसरा नंबर पे होता है स्टेजिंग। अब एक उदाहरण दूंगा, जैसे ब्रेस्ट में गांठ है। अगर ब्रेस्ट में अगर गांठ है तो वो कैंसर भी हो सकता है, नॉन कैंसर भी हो सकता है। तो आप कैसे जानेंगे इसको? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि डॉक्टर का खुद का चेक करना, क्योंकि हमको चेकिंग से समझ में आ जाता है कि कैंसर की संभावना है। सेकंड स्टेप हम करते हैं कि इसमें मैमोग्राफी का टेस्ट करते हैं, जिससे कुछ साइंस होते हैं जिससे समझ में आता है कि ये बीमारी कैंसर की तरफ जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर सस्पिशन है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसकी टिश्यू की डायग्नोसिस बायोप्सी के द्वारा करें। अब बायोप्सी का मतलब अभी चीरा मारना नहीं होता है,
बायोप्सी अभी ट्रूकर बायोप्सी होती है जिसमें बिना चीरे के भी हम बायोप्सी कर सकते हैं, जो कि 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। पर दिस इज दी गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर इसमें हाँ है तो हाँ है, अगर इसमें नहीं है तो संभावना है कि फिर आपके कैंसर नहीं होगा। लास्ट में होता है कि स्टेजिंग। अगर एक बार कैंसर पकड़ में आ जाता है तो अगला स्टेप पेशेंट का ये होता है कि भाई इसकी स्टेज क्या है। स्टेज का मतलब ये होता है कि बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है। अब इसके देखने के बहुत सारे नजरिए। एक जमाना था जब एक्सरे सोनोग्राफी से भी स्टेजिंग होती थी, पर अब वो आउटडेटेड हो गया है। करंटली जो स्टेजिंग में होता है कि भाई सीटी स्कैन का चेस्ट का या एब्डोमेन का, पेट का, या आप उससे बेटर करना चाहे तो पेट स्कैन आप करने लगे हैं, जिससे कि हमें पूरे शरीर में, लीवर में, लंग्स में, हड्डियों में कहीं बीमारी गई है कि नहीं इसकी जानकारी मिल जाती है। और ये जानकारी हमारे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ ले, अगर वो समझो ब्रेस्ट में ही है तो हमारा ट्रीटमेंट अलग होएगा। अगर वो समझो लीवर में पहुंच गई है, लंग्स में पहुंच गई, तो हमारे ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस और करेक्ट स्टेजिंग ये ट्रीटमेंट के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सर, अगर हम उपाय संबंध में बात करें तो कैंसर के कैसे उपाय होते हैं, कैसे कैंसर ठीक हो सकता है? देखिए, कैंसर का सबसे मेन उपाय है कि आप उसको सबसे पहले अर्ली स्टेज में पकड़ें। अगर ये जितना अर्ली स्टेज में आएगा उतना क्योर रेट्स हाई रहेंगे, जितना लेट आएगा उतने क्योर रेट्स कम होंगे। तो हमें पूरी जोर, हमारा पूरा प्रयत्न, हमारे पूरे एफर्ट्स इस चीज़ के लिए रहने चाहिए कि हम लोगों में अवेयरनेस जागरूक करें कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कैंसर सिम्टम्स है तो वो तुरंत डॉक्टर को मिले, ताकि बहुत अर्ली स्टेज पे हम उसकी डायग्नोसिस कर सके। क्योंकि एक उदाहरण जैसे फिर से मैं ब्रेस्ट कैंसर के दूंगा कि जगह स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्योर रेट्स 80-90 से 100% तक के है। पर अगर ये स्टेज 4 हो जाता है तो 20% से कम हो जाता है। तो वही बीमारी वही पेशेंट में स्टेज 1 स्टेज 2 में क्योर हो सकता है और स्टेज 4 में क्योर की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो डायग्नोसिस का मेन जोर हमारा रहना चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस हो, और जितना जल्दी डायग्नोसिस हम कर पाएंगे उतना हम बेटर तरीके से उसको क्योर कर सकते हैं। सर, अगर हम रोकथाम संबंध में बात करें तो कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है? देखिए, कैसे रोकथाम के 2 तरीके हैं इसमें। एक तो पब्लिक अवेयरनेस एक बेसिक तरीका है जो कि आपके मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि मुंह में अगर छाले है, बगल में गांठ है, स्तन में गांठ है, पेशाब में से खून जा रहा है, खांसी में से, बलगम में से खून आ रहा है, आवाज में फर्क है, निगलते वक्त खाना अटक रहा है, टट्टी में से खून जा रहा है, ये अगर ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो उन्हें मेरी सलाह रहेगी कि कोई एक्सपर्ट से मिले, समय व्यर्थ ना करे कोई फालतू की दवाइयाँ खा के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर ये समय वेस्ट हो गया 2-3 महीने तो जनरली बीमारी, अगर समझो कैंसर है तो वो बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना रहेगी। तो ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन और एक प्राइमरी प्रिवेंशन का एक और एक पार्ट है कि जो व्यसन है, जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, या बहुत सारे जो बाकी भी जो व्यसन है उससे दूर रहे। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में है तो उसको कैसे जल्दी पकड़े। तो एक उदाहरण दूंगा ब्रेस्ट कैंसर में कि 40 to 45 की ईयर्स की ऊपर में एक बार मैमोग्राफी जरूर होनी चाहिए। फिर लगे तो 3 साल में एक बार भी हुए तो चलेगा। उसके बाद में 45 ईयर्स की ऊपर में एक बार पैप्समियर होना चाहिए ताकि सर्वाइकल कैंसर को पकड़ सके। 50 साल के ऊपर में ब्लड की एक जांच होती है जिसमें कि PSA का टेस्ट करते हैं, जिससे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता चल सकता है। और स्टूल फॉर ऑकल ब्लड, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हो सकता है हम स्टूल फॉर ऑकल ब्लड करें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ भाई कहीं तो भी अन्न नलिका या आंतड़ियों में कहीं तो भी खून का रिसाव हो रहा है, जो कि कैंसर की संभावना दिखाता है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि बीमारी है पर हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़ सके। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि हम हमारे बॉडी के प्रति जागरूक हो, सिम्टम्स को जल्दी पकड़े और सही डॉक्टर के पास जाए। सर, वैसे तो अनगिनत पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया होगा, अनगिनत पेशेंट आपसे ठीक होके गए होंगे कैंसर के, लेकिन कोई ऐसा एक किस्सा जो आपको जीवन भर याद रहेगा और एक डॉक्टर होने पर आपको गर्व प्रदान करेगा? ऐसे तो डेली ऐसे कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है यहाँ पे, क्योंकि हमें रोज एक सामने जो पेशेंट रहता है उसकी एक अलग तरह का डेथ देखने मिलती है पेशेंट्स में, और काफ़ी हताश निराश आते हैं। कोई जो भी हॉस्पिटल आता है कोई खुशी से तो आता ही नहीं है, कहीं ना कहीं बेचारे को दुख होता है तब आता। तो एक किस्सा था जब मैं जस्ट प्रैक्टिस में आया था, बहुत ही सिखाने वाला किस्सा था मेरे लिए। जब मैं निकल रहा था फ्लाइट के लिए, मेरा 6 बजे का फ्लाइट था, तो 4:30 बजे के आसपास, 4 बजे हो गए, एक पेशेंट आई, CA ब्रेस्ट स्टेज 4, अनमैरिड लड़की थी, अनमैरिड थी वो, और उसके 3 कीमो टाटा में हो चुके थे, चौथे कीमो के लिए हमारे पास आई थी। और ऑलरेडी उसके छाती में पानी था, लंग्स में पानी था, हार्ट के आजू बाजू में पानी था, लीवर में मेट्स है, बोन में मेट्स है। तो सबने बोल दिया था कि अब ये बच नहीं सकती, स्टेज 4 है।
तो मैं सोचा कि नो, शी विल डेफिनेटली मेक। तो और फिर मैंने उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट टाटा ने लिखा था, तो दे वांटेड कि भाई टाटा के प्रोटोकॉल यूज़ करें। पर मैंने बोला कि जब 3 कीमो टाटा ने दे चुके और नहीं फ़ायदा हुआ तो ये दवा फ़ायदा नहीं करेगी। तो उनको बोला अगर आपको भरोसा होगा तो मैं आई विल स्टार्ट माई ओन प्रोटोकॉल। तो वो बोले हाँ। तो बोले आप एक बार सर से बात करें। तो मैंने सुदीप सर को डायरेक्ट फ़ोन किया, आई एम स्टार्टिंग अराउंड टैक्सॉल बोला। सर बोले गो एट कर लो। हमने उसको चालू किया। पैक्लिटैक्सेल नाम से एक ड्रग था जिसको प्लैटिनम साथ में चालू किया उसको। अब बिलीव नहीं करूँगा कि 3rd डे पे शी वॉज कम्प्लीटली स्टेबल और आज उसका 9 से 10 साल हो गए। स्टेज 4 कैंसर है और आज भी नॉर्मल है। उसके ट्यूमर अभी भी ब्रेस्ट में अभी भी ट्यूमर है उसके। पेशेंट का पेट स्कैन इज कम्प्लीटली नॉर्मल। और उसका भाई मोदी जी के साथ एसपीजी में ग्रुप में अभी भी है वो। नाउ ही इज पोस्टेड आउट ऑफ दिस। सो मेरे को ये चीज़ हरदम याद दिलाती है कि भाई जब पेशेंट का लास्ट स्टेज है वो तुमको हिम्मत नहीं हारनी है। समझ रहे हो? मुझे ऐसे डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से मैं एक को बचा पाया तो वो एक वो पेशेंट के लिए वो 100 है, वो पेशेंट के लिए 100 है वो। ठीक है, तो ये ऐसे एक भी हम कर पाए इसे जो जिसमें बोला जाता है कि नहीं भाई इसमें डेथ हो रही है या अब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा एफर्ट्स शुड बी देयर। हमारे 100% एफर्ट देने चाहिए। रेस्ट इज गॉड। सो समटाइम हमको पेशेंट के हित में भी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि थोड़ा सा गाइडलाइन से हल्के से हटके हो सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी नीयत ठीक है और पेशेंट के हित के लिए है तो मुझे लगता है भगवान भी यश देता है। दिन कैंसर पेशेंट के कल्याणकारी हितों के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा कैंसर पेशेंट के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं और आगे और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से कैंसर पेशेंट्स के? अब देखिए कि पिछले 10 सालों में कैंसर का जो मरीज की संख्या बढ़ रही है। अब हम देखेंगे हमारे देश में हर साल 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास कैंसर के मरीज, नए मरीज है और 10 से 12 लाख के आसपास पे एक्सिस्टिंग मरीज है, ऑलरेडी है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। और हमारे पास जो व्यवस्था है वो इतनी बड़ी नहीं है फिलहाल की पोजीशन में। और इसमें भी ये जो डेटा है ये पूरा तरह का नहीं है। इसमें हमें काफ़ी मरीज है जो गाँव में डायग्नोसिस नहीं हो पाते हैं, वहीं डेथ हो जाती है उनकी। तो इसका मतलब है कि हम कुछ पार्ट ही देख पा रहे हैं और बहुत बड़ा पार्ट हमसे मिस हो रहा है इसमें। तो सबसे मेन रहेगा कि करेक्ट डायग्नोसिस के लिए छोटी छोटी जगहों पे भी उसका डायग्नोस्टिक होए बरोबर, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए केस। जैसे एक पेशेंट है, सुशील मानदेना को कैंसर हुआ है तो उसका नंबर, नाम और उसके आधार से लिंक हो जाना चाहिए, ताकि भाई वो आधार से लिंक होते ही उसका नेशनल डेटा में आ जाना चाहिए उसको, ताकि आपको सही तो समझे कि भाई गढ़चिरौली में मुख का कैंसर ज़्यादा है, नागपुर में ईसोफेगस के कैंसर ज़्यादा है और सता भाई हिंगनघाट में पेट के कैंसर ज़्यादा है। तो ये डेटा कब मिलेगा? तब हम उसका प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये नोटिफाइबल डिसीज होनी चाहिए और इसकी सही तरीके से उसका नेशनल रजिस्ट्री बननी चाहिए। हर केस, हर पेशेंट का इसमें डेटा आना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को समझे कि भाई किस मरीज के लिए ज़्यादा उनको विशेष व्यवस्था करनी है, कौन मरीज है जिसमें ज़्यादा फंड देना है, कौन मरीज है जिसमें बीमारी लेट आ रही है, कौन मरीज है किस एरिया में इसका फोकस है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो गाल ब्लैडर के कैंसर बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को उस जगह पे नॉर्थ ईस्ट में गाल ब्लैडर के कैंसर के लिए ज़्यादा रोकथाम के लिए करना पड़ेगा। अब अगर आप नागपुर में देखोगे तो मुख के कैंसर बहुत ज़्यादा है, तो हमको उस तरह से अवेयरनेस के ड्राइव करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ है जो हमारी मिसिंग है वो ये है। सेकंड, हमें ऐसा लगता है कि भाई कैंसर की जो ट्रीटमेंट के लिए अभी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो रही है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट महात्मा फुले योजना है, आयुष्मान योजना है, तो जिसमें कि जो गरीब है, असहाय पेशेंट है, जो अपने जेब से खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए ये योजना काफ़ी मददगार है और काफ़ी अच्छी है। इसमें और इसको बलवान बनाई जाएंगी या और इसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे ताकि गांव के हर आदमी तक ये पहुंच सके। और ऐसे तीसरी चीज़ होती है कि इसमें कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट के अभाव से वंचित ना रहे। सर, आज वर्ल्ड रोज डे, इस उपलक्ष्य में आप जो देशवासी आपको देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि कैंसर के जो लेट डायग्नोसिस हो रहा है ना, उसका मेजर कारण है कैंसर के प्रति जो डर है, जो फियर है। तो मेरी सलाह रहेंगी कि उस चीज़ से डरे नहीं। जनरली जो कैंसर की सिम्टम्स है उसको रिस्पेक्ट दे। अगर आपको सर मुंह में छाला है या गले में गटकने में दर्द हो रहा है, छाती में गांठ है या कोई भी प्रकार के सिम्टम्स है जहाँ पे संभावना है कि कैंसर की है, तो आप तुरंत आपके डॉक्टर को मिलें ताकि आप अर्ली डायग्नोसिस कर सके। सेकंड चीज़ है कि किसी भी मिथ्या में ना जाए। लोगों में व्हाट्सएप में, गूगल में दुनिया भर की जानकारी होती है, कैंसर को छेड़ना नहीं। क्योंकि एक कहावत बहुत फेमस है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिहेव लाइक एक्सपर्ट्स एंड गिव कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइसेस। सब अपने अपने दिमाग से लगाते हैं, ये खा लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये काढ़ा खा लो। मेरी सलाह रहेंगी कि सही जगह सही आदमी से मिले आप,
ताकि आपका सही ट्रीटमेंट हो सके। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको ऐसी व्यर्थ ना करें, क्योंकि इसमें समय अगर निकल जाता है तो क्योर हाथ से निकल जाएगा। तो टाइम इज मोस्ट क्रूशियल इन कैंसर एंड अर्ली डायग्नोसिस इज क्योर। तो जितना जल्दी हम डायग्नोसिस कर पाएंगे उतना हम ज़्यादा क्योर कर पाएंगे। सर, अगर हम मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल की बात करें तो काफ़ी प्रतिष्ठित ये हॉस्पिटल है, काफ़ी जगह से, काफ़ी बाहर से पेशेंट भी यहाँ पर आते हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो किस प्रकार कैंसर इलाज संबंधित सुविधा है मानधनिया हॉस्पिटल में? देखिए कैसा होता है कि कैंसर के मरीज की दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ होती है कि वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है, दूसरा फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, खर्चे का जो इश्यू होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिसको हम ध्यान रखते हैं। और हमारा हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मुझे पर्सनलाइज केयर रखना, ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। मुझे ऐसा पैसे के अभाव में कोई ट्रीटमेंट ना हो, उसके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। जो कि पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हमारे पास सब व्यवस्था है जो हम वो कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट की जो होती है कि वो चाहता है कि भाई उसको सही ट्रीटमेंट मिले, कम से कम भर्ती में मिले, जबरदस्ती एडमिशन ना मिले उसको। जो चीज के लिए हम तो ज्यादा करके हमारे जो ट्रीटमेंट होती है डे केयर में करते हैं, ताकि भाई जो सुबह आता है तो शाम को घर जाए, रात को रुकेगा तो रात को रुकेगा कौन, घर पे कौन रुकेगा, टिफिन कौन लाएगा, ये समस्याएं होती है जो हम जानते हैं जिस चीज को। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रीटमेंट जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करा के जाए, ताकि उसका पेशेंट का खर्चा भी कम हो, मेंटल स्ट्रेस भी कम हो। और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम टैबलेट्स पे ट्रीटमेंट दें, ताकि वो बार बार उसको आने की जरूरत ना पड़े। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो यहाँ हर प्रकार के कोई भी प्रकार का कैंसर हो उसकी ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हर प्रकार के कैंसर की सर्जरीज यहाँ होती है। और ये हॉस्पिटल अभी 12 साल से कार्यरत लोगों की सेवा में है। और आज की पोजीशन में मैं आई एम द सीनियर मोस्ट डीएम ऑफ नागपुर एंड आई एम द फर्स्ट डीएम इन होल ऑफ विदर्भ फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लास्ट 70 ईयर्स, 17 साल में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नागपुर आ सका और आप लोगों की सेवा कर सका हूँ। धन्यवाद।